सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एम के रीजनिंग हब। उम्मीद करती हूँ आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो लास्ट क्लास में हमने 15 क्वेश्चन किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 16th नंबर क्वेश्चन से। सो आप देख सकते हो 16th क्वेश्चन क्या है, सिलोगिज्म का। सो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार इसकी डायरेक्शन रीड कर लीजिए। सो यहाँ पर हमें क्या बोला है, डिटरमाइन विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो। ठीक है, सो हमने लॉजिकली फॉलो वाला बताना है। सो इसमें अगर आप देखो, सम प्लेन्स आर ट्रेन, ओनली अ फ्यू इलेक्ट्रिक्स आर ट्रेन, ओनली इलेक्ट्रिक आर बसेस। यहाँ पर ओनली टर्म यूज़ होगी, राइट। ओनली का क्या मतलब होता है, ओनली को आपने कैसे रीड करना है, जहाँ पर ओनली लिखा आ गया, ओनली को आपने रीड करना है ऑल। कैसे, जो भी अगर मैं बोलूँ ओनली ए इज़ बी, अगर मैं आपको ये बोलूँ ओनली ए इज़ बी, तो आप इसको कैसे रीड करोगे कि ऑल बीज आर ए। ठीक है, कि सारी की सारी बी जो है ना वो क्या है, ए है। इसको ऐसे रीड करना, ओनली वाले को ओनली ए इज़ बी, मतलब सारी की सारी बी जो है ना वो ए है और बी का किसी और के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करना मैं वो भी आपको बताती हूँ, ध्यान से देखना। सो यहाँ पर देखो बोला है सम प्लेन्स आर ट्रेन। सो सम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सम प्लेन्स आर ट्रेन। ओके, ओनली अ फ्यू इलेक्ट्रिक्स आर ट्रेन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ओनली अ फ्यू को कैसे रिप्रेजेंट करना, ओनली अ फ्यू इलेक्ट्रिक आर ट्रेन, ओनली इलेक्ट्रिक आर बसेस। ओनली इलेक्ट्रिक को कैसे पढ़ना है कि ऑल बसेस आर इलेक्ट्रिक। दैट मीन्स सारी की सारी बसेस जो है ना वो किसके अंदर है, इलेक्ट्रिक्स के। और इसको ना ऐसे थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देना, सिंपल मत लिखना जैसे हम लिखते हैं ना ऑल बी आर ई, इस ऐसे नहीं लिखना, इसको ना थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे शो कर देना कि इसका ओनली का रिलेशन है। क्योंकि ओनली के रिलेशन में ये अगर हम बोलें, ओनली के रिलेशन में क्या होता है, अगर कोई ये बोले कि ऑल बी कैन बी टी इज़ पॉसिबिलिटी, तो वो गलत होगा। लेकिन अगर हम सिंपल लिखते हैं ऑल बी आर ई, तो वहाँ पर हम ये बोलते हैं कि अगर बी को ऑल बी कैन बी टी इज़ पॉसिबिलिटी, तो इसमें पॉसिबिलिटी राइट होती, लेकिन ओनली में पॉसिबिलिटी राइट नहीं होती। तो इसलिए इसको थोड़ा डिफरेंट रिप्रेजेंट करना, जैसे ऑल को रिप्रेजेंट करती है सिमिलर वैसा नहीं रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ऐसे साइड में कुछ ऐसे इसको जलेबी सा बना दो। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। कंक्लूजन क्या पूछा है उन्होंने, कंक्लूजन में ये बोला है नो प्लेन्स आर बसेस, कि सारे के सारे प्लेन्स जो हैं वो बसेस नहीं है। तो हाँ ठीक ही है ना, क्योंकि बसेस जो हैं वो सारी बसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक है, तो बसेस प्लेन नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला कंक्लूजन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट उन्होंने पूछा सम ट्रेन्स मे बी बसेस, क्या कुछ ट्रेन्स ऐसी हैं जो बसेस हो सकती है। ट्रेन, ये वाली जो ट्रेन्स हैं, क्या कुछ ट्रेन्स ऐसी हैं जो बसेस हो सकती हैं। नहीं भाई, हम पहले ही बोल रहे हैं कि बसेस जहाँ पर ओनली का रिलेशन आ गया वो वाला किसी और के साथ से रिलेशन रखेगा ही नहीं। चाहे आप पॉसिबिलिटी में बात कर लो, यहाँ पर मे बी लगा है ना, तो मे बी क्या रिप्रेजेंट करती है, पॉसिबिलिटी। क्या पॉसिबिलिटी में ये चांसेस है कि कुछ ट्रेन्स बसेस हो, पॉसिबिलिटी में भी ये चांस नहीं है। ठीक है, तो कुछ ट्रेन बसेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारी की सारी बसेस जो हैं वो कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक में है, और ये किसी और के साथ रिलेशन नहीं बनाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1। ठीक है, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हो। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है नो 7 इज़ 10, मतलब पूरे का पूरा 7 जो है वो 10 नहीं है। ठीक है, ओनली अ फ्यू 12 इज़ 10, ओनली अ फ्यू 12 इज़ 10। ठीक है, उसके बाद बोला है सम 12 इज़ 13, कुछ 12 ऐसे हैं जो कि 13 हैं। कंक्लूजन क्या बोला है, सम 7 इज़ 13, 7 का कुछ ऐसा पार्ट है जो 13 है। ये 7 है हमारा, ये हमारा 13 है, तो इनमें कोई रिलेशन है ही नहीं, तो हम कैसे बोल दें कि कुछ 7 13 है, तो ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है ऑल 10 बीइंग 12 इज़ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे 10 12 होने की पॉसिबिलिटी है। ये यहाँ पर समझना, जैसे मैंने ये वाली चीज़ आपको बताई थी ना कि ओनली अ फ्यू को ऐसे रिप्रेजेंट करना, ये मैंने क्यों बोला था। अभी यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि सारे के सारे 10 जो हैं वो 12 होने की पॉसिबिलिटी है। ये 10 है, ये 12 है। ओनली अ फ्यू का रिलेशन किसके साथ चल रहा है, 12 का, कि ओनली अ फ्यू 12 इज़ 10। ठीक है, तो अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये जो 10 है ना, ये जो 10 है ये पूरे का पूरा 12 होने की पॉसिबिलिटी है। तो हाँ जी, ये इसकी पॉसिबिलिटी होगी। अगर ये बोलते कि ऑल 12 बीइंग 10 इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये जो 12 है क्या ये सारे के सारे 10 होने की पॉसिबिलिटी है, तब हम बोलते नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि ओनली अ फ्यू जिसके साथ चलता है वो कम्प्लीटली, क्योंकि इसका 12 का 10 के साथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का रिलेशन चल रहा है। तो अगर हम बोल रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव का रिलेशन चल रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी में पूरा 12 10 कैसे हो सकता है।
राइट ना। तो अगर यहाँ 10 बोला है कि 10 12 होने की पॉसिबिलिटी, तो 10 पूरा 12 हो जाएगा, 10 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसके साथ ओनली फ्यू लगा है, जिस भी मतलब आप ऐसे देखो कि ओनली फ्यू 12 के साथ लगा है ना, 12 के आगे लगा है, तो 12 पॉसिबिलिटी में 10 में नहीं जाएगा, लेकिन 10 पॉसिबिलिटी में, पूरा 10 पॉसिबिलिटी में 12 हो सकता है। ठीक है, आई होप ओनली फ्यू वाले, ओनली वाले ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, क्योंकि एग्ज़ाम में ओनली फ्यू से बहुत क्वेश्चन आते हैं, राइट। चाहे वो फिर आरआरबी का हो, एसबीआई का हो, आईबीपीएस का हो, ओनली फ्यू के क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी तक, इसको प्लीज़ क्लियर कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करके जाना एक बार, ठीक है। ओनली फ्यू, सम हो गया, ऑल हो गया, वो तो सबको ही पता है, वो तो हर एक बच्चा बनाकर फटाफट बता देगा। लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ पर होती है? ओनली फ्यू में, ओनली में, ठीक है। और जैसे हम ये बोल रहे हैं कि जैसे सम ऑल का तो पता है, ठीक है, लेकिन सम को हम और कैसे लिख सकते हैं, ऑल को और कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। अगर हम लिख दें कि मोस्टली, मोस्टली हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, 10% हो गया, तो ये क्या है? ये सम ही तो है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सम को और क्या क्या मतलब लिख सकते हैं, ऑल को और क्या लिख सकते हैं। ये मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया भी है कि आप अगर सम ना लिखा होकर आपको 10%, मोस्टली, ऑलमोस्ट ऐसा कुछ लिखा हो, तो वो भी सम का ही रिलेशन शो करता है, राइट। नहीं पता तो एक बार चेक कर लेना। सो यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या होगा? ओनली, इफ़ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। नेक्स्ट सम क्या बोला है? नेक्स्ट सम में है सम ए आर बी, कुछ के ए ऐसे हैं जो बी है, ओनली अ फ्यू बी इज सी, ओनली अ फ्यू बी इज सी, ऑल सी आर डी, पूरा का पूरा सी जो है वो क्या है? डी। सम बी आर डी, सम बी आर डी, हाँ जी सम बी आर डी, क्योंकि बी और डी का ये वाला जो हिस्सा है ये कॉमन है ना, ये वाला पार्ट, तो सम बी आर डी हमें पता चल रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट राइट होगा। नो ए इज सी, नो का मतलब मैंने बताया आपको, नो आप कैसे देखोगे? नो का मतलब कि पूरे का पूरा ए जो है वो सी नहीं है, ये हमारा ए है, ये हमारी सी है, तो हम कैसे बता दें कि ए सी पूरा ही, मतलब पूरे में कोई रिलेशन नहीं है। ए सी पॉसिबिलिटी में तो आ ही सकते एक दूसरे के पास, है ना। तो इस यहाँ पर बोल दिया नो ए सी, कि पूरा पूरा ए सी नहीं है, तो हमें डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं हमें मिला, तो फिर हम ये कैसे बोले कि पूरा ए सी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन वन इज फॉलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का यहाँ पर बोला है देयर आर 7 पर्सन, हमें 7 पर्सन्स गिवन है इन अ फैमिली, 3 जनरेशन है, ठीक है। जी इज़ फादर इन लॉ ऑफ एच, जी क्या है? फादर इन लॉ है, किसका? एच का। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? जी बना लिया, जी क्या? अच्छा एक चीज़ और, इसको स्टार्ट करने से पहले काफ़ी बच्चे मेल फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस माइनस से। काफ़ी बच्चे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर और सर्कल से। आप जैसे रिप्रेजेंट करते हो मेल फीमेल को, वैसे ही उनको करना। मैं कैसे करती हूँ? सर्कल से और स्क्वायर से, ठीक है। जैसे सर्कल जो है मैं उसको मानती हूँ कि ये फीमेल है, ठीक है, फीमेल के लिए सर्कल यूज़ करती हूँ, और जो स्क्वायर होता है उसको मैं एज अ मेल रिप्रेजेंट करती हूँ। तो आप जैसे प्लस माइनस से करते हो वैसे आप कर सकते हो। सो आप अगर मैं सर्कल डाल रही हूँ इट मीन्स वो फीमेल के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है और स्क्वायर मेल के लिए। सो यहाँ पर बोला है जी इज़ फादर इन लॉ ऑफ, जी इज़ फादर इन लॉ ऑफ एच, जी जो है वो कौन है? फादर इन लॉ है किसका? एच का, एच का। अब देखो यहाँ पर मैंने लाइन भी थोड़ी डिफरेंट लगाई है, जिगजैग वाली, है ना। ये मैंने क्यों लगाई है? क्योंकि जी फादर इन लॉ है एच का। अगर मतलब मैं जिगजैग इसलिए लगाती हूँ ताकि मुझे थोड़ा इनका रिलेशन क्लियर रहे, ठीक है ना। जब मैं क्वेश्चन करूँ तो मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ कि जी एच उसका फादर है या फादर इन लॉ। अगर फादर की बात हो रही है, मदर की बात हो रही है, तो मैं स्ट्रेट लाइन लगा दूँगी। अगर फादर इन लॉ की बात हो रही है तो मैं जिगजैग लगा दूँगी। अगर ब्रदर इन लॉ की बात हो रही है जिगजैग लगा दो, ठीक है। ये क्यों? आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी रहे माइंड में कि जब आप क्वेश्चंस करो फिर आप सोचने ना बैठ जाओ कि ये इसके फादर इन लॉ थे या क्या थे, ठीक है। सो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर अपनी क्लैरिटी के लिए डिफरेंस रखो चीज़ों में। तो यहाँ पर जी क्या है? फादर इन लॉ है किनके? एच के। उसके आगे लिखा हु हैज़ ओनली वन चाइल्ड डब्ल्यू, हु। अब ये हु किसके लिए लगा है? हु लगा है इस एच के लिए। उन्होंने बोला कि जो एच है ना, एच हैज़ ओनली वन चाइल्ड, एच का सिर्फ एक ही चाइल्ड है जो कि क्या है? डब्ल्यू। अब हमें ये नहीं पता कि डब्ल्यू का जेंडर क्या है, वो एच की डॉटर है या एच का सन है, ये नहीं पता। बस उन्होंने ये बताया कि एच हैज़ ओनली वन चाइल्ड डब्ल्यू, एच का एक ही चाइल्ड है जो कौन है? डब्ल्यू,
तो हमने ऐसे बना दिया। आगे है H इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ S। H का जेंडर पता लग गया, H क्या है, मेल। H क्योंकि H बोला है ना, H इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ S, S का H ब्रदर इन लॉ है, तो यहाँ पर मैं H और S में फिर ऐसे जिगजैग ही लगाऊंगी। हु हैज़ ओनली वन सिस्टर D, हु किसके लिए लगा, इस S के लिए, ठीक है। उन्होंने बोला हु हैज़ ओनली वन सिस्टर D, S की एक ही सिस्टर है, वो कौन है, D। अगर S की एक ही सिस्टर है तो वो सिस्टर उसके H से ही तो मैरिड होगी फिर, क्योंकि अगर बाकी ब्रदर होंगे तो वो H से थोड़ी ना मैरिड होंगे, क्योंकि H खुद मेल है, तो H से जो भी H की वाइफ कौन होगी, D, राइट। और S की क्योंकि एक ही सिस्टर है तो H खुद फिर क्या होगा, मेल होगा। D इज़ ओनली डॉटर ऑफ F, ये जो D है ना वो सिर्फ एक ही डॉटर है किसकी, F की। भाई D अगर F की एक डॉटर है तो हमें ये तो पता है D H मैरिड है, H क्या है, H सन इन लॉ G है, ठीक है। और अगर D की F की सिर्फ एक ही डॉटर है G, तो इसका मतलब तो यही है ना कि F और G मैरिड कपल है, और ये अगर मेल है तो F फीमेल होंगी। ये एक मैरिड कपल आ गया F। और यहाँ पर देखो हु हैज़ किसके लिए यूज़ हुआ है, F के लिए। हु हैज़ 3 चाइल्ड, अच्छा F का हमें ये तो पता है D एक चाइल्ड है, ठीक है, एक चाइल्ड इनका S है, एक जो भी बच्चा वो भी F का चाइल्ड है। यहाँ पर जो भी हमने मतलब इसमें से जो भी बच गया वो क्या हो गया, F का चाइल्ड। और हमें ये भी पता है कि S जो है ना, S की सिर्फ एक ही सिस्टर है, जो कौन है, D। अगर S की एक ही सिस्टर है तो जो भी यहाँ पर बच्चा होगा वो मेल ही होंगे। कौन बच गया यहाँ से, V, ये भी V पढ़ा है ना, सो V क्या होगा, F का सन। दैट मीन्स V D S ये तीनों के तीनों F के चाइल्ड हैं, F और G के चाइल्ड्स हैं। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू W, W के विद रिस्पेक्ट टू हमने V का रिलेशन बताना है। हमें W का नहीं पता, W मेल है या फीमेल हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये बोला कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ V का रिलेशन बताओ W से क्या है। V हमें ये तो पता है V मेल है, V मेल है, तो जो भी ये वाला जो भी होगा, चाहे उसकी नीस होगी या नेफ्यू होगा, ठीक है। V तो मामा है, V का तो हमें कंफर्म है कि V W का मामा है। W का तो हमें कोई ऐसा चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा ही नहीं, हमें V का पूछा कि V का रिलेशन बताओ। V का हमें कंफर्म पता है कि V क्या हो गया, इनके मामा, तो मामा को क्या लिखते हैं, अंकल, ठीक है। सो इनका आंसर क्या होगा, अंकल। अब यहाँ से ना ये सारा ही रब होगा, फिर मैं इसको स्क्रॉल कैसे करूँ। आप ना एक बार फटाफट इसको बना लो कॉपी पे, ठीक है, क्योंकि फिर इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर मैं बैक मतलब नीचे करूँगी ना तो ये सारा मुझे बैक करके इसकी स्क्रॉलिंग होगी, अदरवाइज इसका लेफ़्ट राइट कुछ नहीं कर पाएंगे हम। तो आप एक बार इसको बना लो, फिर हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर बोला था ना व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू W, W के विद रिस्पेक्ट टू V का रिलेशन क्या है, अंकल, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं आगे। अभी इसको थोड़ा सा लिख लेती हूँ, सो दैट अगर आगे कोई क्वेश्चन होगा तो फिर मैं देख लूँगी। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक है। देखो सो यहाँ पर क्या आ गया, रिलेशन हमने बताना था, तो ये क्या हो गया, अंकल, ठीक है ना, V अंकल है W के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब मैं बना नहीं रही, मैंने बोला था लिखने को, आई होप आपने लिखा हो। तो यहाँ पर पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ F, F का ग्रैंड चाइल्ड कौन है। F देखो, F कौन सी जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में है, ठीक है, और W थर्ड जनरेशन में है। उन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा F का ग्रैंड चाइल्ड है। F की डॉटर कौन थी, D, ठीक है। D का जो सन है, डॉटर हमें नहीं पता, वो W है, तो F का ग्रैंड चाइल्ड W हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, W। हाँ, देयर आर 2 कपल्स, हाँ जी, ये भी है, उसी का क्वेश्चन है ये। हाउ मैनी फीमेल मेम्बर्स आर देयर इन फैमिली। अभी हमें पीछे डिस्कस कर रहे थे कि हमें W का जेंडर नहीं पता। अगर हमें W का जेंडर नहीं पता तो हम कैसे बताएं कि कितने फीमेल्स मेंबर हैं, क्योंकि अगर W फीमेल हुआ तो, अगर मेल हुआ तो हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं है W का जेंडर। सो अगर W का जेंडर ही नहीं पता तो हम काउंट ही नहीं कर सकते कि टोटल फीमेल मेंबर्स कितनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन। ओके, कांट बी डिटरमाइन नहीं लिखा, यहाँ पर उन्होंने लिखा है B और C, B C, दैट मीन्स 2 या 3। हमें ये पता है फर्स्ट जनरेशन में एक फ़ीमेल है, ठीक है, सेकेंड जनरेशन में एक ही फ़ीमेल है, थर्ड में हमें नहीं पता कि फ़ीमेल है या मेल है। इसका मतलब 2 तो होंगी, ठीक है, 2 तो है कंफर्म। अगर W का जेंडर फीमेल होगा तो 3 हो जाएंगी, अगर W का जेंडर एज अ मेल होगा तो 2 फीमेल्स ही रहेंगी। तो इसलिए इन्होंने क्या लगाया, आइदर B C, दैट मीन या तो 2 होंगी या 3 होंगी, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इनइक्वालिटी का। यहाँ से पूछा है C ग्रेटर देन E और डायरेक्शन क्या बोली है, फॉलोड, स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय
टू कंक्लूजन। फॉलो वाला ही पूछा है यहाँ पर भी। ई ग्रेटर देन सी, ई सी से बड़ा है, ई कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर, सी कहाँ है, यहाँ पर। क्या ई सी से बड़ी है? ई आप देखो सी तक पहुँचने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो ए भी है, ठीक है, ए चाहिए, या और तो कुछ है नहीं, या तो डी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सी तक जाने के लिए या तो हमें डी चाहिए या फिर ए चाहिए, तब भी हम उस तक पहुंच पाएंगे। ई यहाँ से देखो, ई ए तक जा रहा है, ठीक है, ई ए तक गया, ए आगे कहाँ गई, यहाँ देखो, ए बी तक गई, बी सी तक गई, ठीक है। पर यहाँ पर हमने तो ये बताना है कि ई ग्रेटर देन सी। यहाँ पर जब हम ई से सी तक गए ना, तो हम तो जा रहे ग्रेटर और इक्वल के साइन में। तो जब भी हमने सिर्फ ग्रेटर देखना है तो कम से कम एक ऐसी प्लेस होनी चाहिए जहाँ पर इक्वालिटी का साथ छूटा हो, पर यहाँ तो सारी ही पोजीशन पे इक्वालिटी साथ जा रही है। इट मीन्स ये जो फर्स्ट कंक्लूजन है ये क्या होगा, रॉन्ग। सेकंड है डी ग्रेटर देन जी। क्या डी जी से बड़ा है? डी यहाँ डी सी तक जा रहा है, ठीक है, सी आगे कहीं मूव नहीं कर रहा, और सी इस मतलब ये जो कॉमे के बाद वाली स्टेटमेंट है उसमें सी कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो डी जी तक कैसे जाएगा? डी को जी तक जाने के लिए कोई एज कॉमन एलिमेंट ही नहीं मिला हमें, अगर आगे नहीं गया तो इट मीन्स ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया, फॉलो नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ हमें बोला है वी ग्रेटर देन यू, सी ग्रेटर देन जी। वी यू तक जा रहा है, वी कहाँ है, वी ये रहा, यू कहाँ है, यू ये रहा, वी एच तक गया, ठीक है, एच कहाँ तक गया, जी तक, वी एच तक गया, एच जी तक गया, जी यहाँ से यू तक गया। और यहाँ पर देखो जब एच जी तक जा रहा था तो वो एज अ ग्रेटर के साइन में जा रहा था, इक्वल के साइन में नहीं गया, ठीक है, मतलब सिंपल है। तो इसका मतलब क्या होगा, वी यू तक चला गया, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन राइट होगा। सी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी, सी ग्रेटर देन जी बताना है। सी यहाँ से डी तक गया, डी एफ तक गया, एफ यू तक गया, यू जी तक गया, पर ये जो एफ से जब हम यू तक गए तो हमारा इक्वालिटी कहाँ है, इक्वालिटी का साथ छूट गया ना, इक्वालिटी का साथ छूट गया, इट मीन्स ये वाला कंक्लूजन ही हमारा रॉन्ग हो गया। सो इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था, मंडे, वहाँ पर मंडे था ना। यहाँ पर क्या है, प्रेफरेंस है ना। तो यहाँ पर भी सेम ही बोला है कि हाउ मैनी पेयर ऑफ द लेटर आर देयर इन द वर्ड प्रेफरेंस, ईच ऑफ विच हैव एज मैनी लेटर बिटवीन देम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और ये चीज़ मैंने बताई थी, अगर बोथ बैकवर्ड फॉरवर्ड बोला है तो बैकवर्ड फॉरवर्ड देखेंगे। अगर कोई नहीं बोली, लाइक यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं बताई कि फॉरवर्ड चेक करना है बैकवर्ड चेक करना है, तो आप फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों ही चेक करोगे। अगर स्पेशल लिखा है वहाँ पर कि सिर्फ फॉरवर्ड देखो तो सिर्फ फॉरवर्ड देखना है, अगर बोला है कि सिर्फ बैकवर्ड देखो तो सिर्फ बैकवर्ड चेक करना है। लेकिन अगर नहीं कुछ भी नहीं बोला तो बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों ही चेक करने हैं आपने। तो यहाँ हमें बोला है प्रेफरेंस, तो यहाँ से चेक करो कैसे, मैंने लास्ट टाइम बताया था कैसे चेक करना है। पी के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं, आर के बाद आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं, ई के बाद क्या आता है, एफ, तो एक पेयर ये बन गया ई एफ। और जहाँ पर पेयर बन गया वहाँ पर बना के छोड़ नहीं देना, जैसे ई एफ बन गया तो छोड़ दिया, सीधा एफ से आगे चेक करने लगे। ई का एफ के साथ बना, ठीक है, आगे भी पूरी जहाँ तक ख़त्म नहीं होता ना हमारा वर्ड वहाँ तक चेक करना है। दैट मीन्स यहाँ तक ई तक हमने चेक करना है, चाहे पेयर एक बन भी गया तब भी। ई का एफ के साथ बन गया ई एफ जी एच आई जे के एल, नहीं, एफ के बाद जी एच आई जे के एल, ई के बाद ई एफ जी एच आई जे नहीं बना, ये फटाफट चेक करना। आर एस टी यू वी नहीं बना, एन ओ पी नहीं बना, सी नहीं बना। ई के बाद अब देखो, अब हम फॉरवर्ड हो गए, फॉरवर्ड हमें एक मिला, अब हम चेक करेंगे बैकवर्ड से। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, सी से देखो सी डी ई, देखो अब सी और ई मिल गया ना, सी डी ये वाला एक, ठीक है, ये दो हो गए, ठीक है। ई एफ जी एच आई जे एच, उसके बाद एन से देखो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं मिला। ई से देखो ई एफ जी एच आई जे के नहीं, आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं,
ई एफ। अब ये देखो एक ये बन गया, ये वाला ई और एफ। पहले फर्स्ट में भी मिला था ई एफ, ठीक है, बैकवर्ड में भी ई एफ एक मिला। ई एफ जी एच आई नहीं, एफ जी एच आई नहीं मिला, ई एफ जी नहीं मिला, आर एस नहीं। तो इसमें टोटल कितने हो गए, तो मतलब 2 हमें फॉरवर्ड में मिले, सॉरी 1 हमें फॉरवर्ड में मिला और 2 हमें किस में मिले, बैकवर्ड में, ठीक है, 2 बैकवर्ड में मिले। तो टोटल हमें कितने ऐसे पेयर मिले बैकवर्ड फॉरवर्ड में, टोटल 3 पेयर्स हैं, राइट। एक ये वाला ई एफ, एक सी ई और एक ये वाला ई एफ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3। क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है इफ़ द नंबर, ये नंबर गिवन है, इफ़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड 6th डिजिट आर इंटरचेंज, पोजीशन ऑफ सेकंड एंड 7th इंटरचेंज, ठीक है। यहाँ पर हमने पोजीशंस चेंज करनी है, ठीक है। फर्स्ट की किसके साथ चेंज करनी है, फर्स्ट को चेंज करना है 6th के साथ, सेकंड को चेंज करना है 7th के साथ, ऐसे हमने पोजीशन चेंज करनी है। उसके बाद सो ऑन टिल द पोजीशन ऑफ द 5th एंड 10th, मतलब 5th को 10th से चेंज करना है, ओके। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द 3rd एंड 7th डिजिट। सो पहले हम इनकी पोजीशन चेंज कर लें, फिर सम देखते हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें 3819764254, ये है ना। सो 6 और फर्स्ट की करनी, 6th कौन सा है, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, मतलब इस 6 को चेंज करना है 3 से। सो 6 को 3 से किया, ठीक है। उसके बाद 2 को, मतलब ये 2, ये जो 4 और 8 को चेंज करना है, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप ये जो टर्म्स है ना 6 के बाद वाली, इनको उठा के आगे ले आओ, और ये जो है 381 इसको कहाँ पर ले जाओ, पीछे। तो ये क्या बनेगा, 6 4 2 5 4, ये आगे आगे इंटरचेंज करके 3 8 1 9, एक सेकेंड, 3 4 4 3 8 1 9 7, ये सारे पीछे चल गए, ठीक है ना। उन्होंने देखो फर्स्ट 6th सेकंड 7th ऐसे इंटरचेंज करने थे। हमने क्या देखा, 6th इसमें देख लिया कौन सा डिजिट पड़ा है वाला, डिजिट था हमारा 6, तो 6 के बाद वाले जितने भी डिजिट थे वो हम आगे ले आए, क्योंकि सबको ही चेंज करना है ना, 5th और 10th को भी चेंज करना है, और बाकी हम क्या ले गए, पीछे, ठीक है। और अब हमने क्या चेक करना है, उन्होंने बोला है व्हाट विल बी द सम ऑफ 3rd एंड 7th डिजिट फ्रॉम लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। लेफ्ट से हमने सम चेक करना है 3rd और 7th का। 3rd कौन सा है यहाँ पर 2, और 7th कौन सा है 6 7, ये 8, राइट, ये 2 और 8। तो हमने क्या देखना है, इसका सम ही तो देखना है। और किस में चेक करना है, नंबर फॉर्म्ड आफ्टर रीअरेंजमेंट के बाद ये जो बना है, तो इनका सम चेक करना है, 8 + 2 दैट इज़ 10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 10। ये लास्ट क्वेश्चन ही था। होप आपको समझ आया हो जो मैंने समझाया, ठीक है। और आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना अगर आप चाहते हो कि ऐसे और क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँ, मुझे क्वेश्चंस मिले तो फिर मैं आपको वो करवा दूँगी।